हम आपको ये बताएंगे कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की टीम के बीच अगली सीरीज में दो बहुत महत्वपूर्ण मैच खेले जाएंगे, जिनमें पहला और सबसे बड़ा मैच होगा महाराष्ट्र में और दूसरा मैच है झारखंड में। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा राहुल गांधी की है, क्योंकि राहुल गांधी लोकसभा चुनावों के बाद हरियाणा के अपने पहले ही मैच में हार गए। इसके अलावा हरियाणा का चुनावी मैच बीजेपी और कांग्रेस के बीच हुआ था, लेकिन महाराष्ट्र का महामुकाबला दो टीमों के बीच होगा, जिनमें एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की टीम होगी और दूसरी तरफ राहुल गांधी की टीम होगी। यानी एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। और इन दोनों टीमों की कुल 6 बड़ी पार्टियां चुनाव में एक दूसरे को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने वाली है। अब दोनों टीमें देख लीजिए। एनडीए की टीम में बीजेपी है, शिवसेना है और अजीत पवार की एनसीपी है, जबकि इंडिया गठबंधन की टीम में कांग्रेस है, शरद पवार की एनसीपी है और उद्धव ठाकरे की पार्टी होगी, जिसे उद्धव ठाकरे असली शिवसेना बताते हैं। 74 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी की टीम में 4 बड़े खिलाड़ी होंगे, जिनमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 60 वर्ष के हैं, अजीत पवार 65 वर्ष के हैं, प्रफुल्ल पटेल 67 वर्ष के हैं और देवेंद्र फडणवीस इनमें सबसे छोटे हैं 54 वर्ष के। जबकि 54 वर्ष के ही राहुल गांधी की टीम में 3 बड़े खिलाड़ी होंगे, जिनमें शरद पवार 83 वर्ष के हैं और हो सकता है कि यह शरद पवार का आखिरी एक्टिव इलेक्शन हो, क्योंकि जब अगला चुनाव आएगा तब शरद पवार की जो उम्र है वो लगभग 88 वर्ष हो चुकी होगी। उद्धव ठाकरे 64 वर्ष के हैं और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले 61 वर्ष के हैं। इसमें विपक्षी दल महाराष्ट्र के 80% हिंदुओं को अलग अलग जातियों में बांटकर चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे और बीजेपी विपक्षी दलों के वोटों को बांटकर चुनाव जीतने की कोशिश करेगी। अगर बीजेपी महाराष्ट्र में उतने वोट हासिल करने में कामयाब हो गई जितने वोट उसे लोकसभा और पिछले विधानसभा चुनाव में मिले थे, तो बीजेपी महाराष्ट्र के चुनाव में अपनी सरकार बना सकती है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बाकी सभी पार्टियों से सबसे ज्यादा 26% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 16.9% वोट मिले, उद्धव ठाकरे की पार्टी को 16.7%, शरद पवार की पार्टी को 10.2%, अजीत पवार की एनसीपी को 3.5% और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को भी उतने ही लगभग 3.5% वोट मिले थे। ये मैं इस लोकसभा चुनाव की बात आपको बता रहा हूं। तो अगर वोट परसेंटेज के हिसाब से देखें तो बीजेपी वहां सबसे बड़ी पार्टी है। महाराष्ट्र के चुनाव में असली और नकली का भी फैसला होगा और अब एनसीपी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में यह तय किया जाएगा कि कौन असली एनसीपी है और कौन नकली एनसीपी है, असली एनसीपी किसे कहा जाएगा या फिर असली शिवसेना किसकी है। ये तो अदालतों में मामले चलते रहेंगे। अदालतों के फैसले आ भी चुके हैं, जिसमें उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। लेकिन राजनीति में सबसे बड़ा फैसला होता है जनता का फैसला। चुनावों के नतीजों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि महाराष्ट्र की जनता किस एनसीपी को और किस शिवसेना को असली मानती है। क्या शिंदे वाली शिवसेना को असली मानती है या ठाकरे वाली शिवसेना को असली मानती है? शरद पवार को असली एनसीपी मानती है या फिर उनके भतीजे अजीत पवार को असली एनसीपी मानती है? देश में 10 राज्य ऐसे हैं जहां विपक्षी दलों की सरकारें हैं और इनमें झारखंड का नाम भी शामिल है। पिछली बार झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार बनाई थी, लेकिन बीजेपी के पास इस बार बहुत अच्छा मौका है जब वो एक और राज्य में जीतकर उसे विपक्षी दलों से छीन सकती है और झारखंड में अपनी सरकार बना सकती है। पूरे देश में आदिवासी समुदाय की सबसे ज्यादा आबादी यही झारखंड में है और इस समय विपक्षी दलों की पूरी राजनीति दलितों और आदिवासी समुदाय पर केंद्रित है और इसलिए अगर बीजेपी झारखंड में जीत गई तो वो विपक्षी दलों के इस नैरेटिव को तोड़ सकती है और बता सकती है कि देश के जिस राज्य में सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी है वहां के वोटर्स बीजेपी के साथ है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं और इसलिए इन चुनावों से यह भी पता चलेगा कि चंपई सोरेन के पार्टी बदलने से बीजेपी को कितना फायदा हुआ है या फिर वोटर्स को यह बात पसंद नहीं आई। और इन चुनावों से यह भी तय होगा कि क्या लोग ईडी की गिरफ्तारी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ हैं या जनता
उन्हें भ्रष्ट मानती है और उसकी कोई हमदर्दी हेमंत सोरेन के साथ नहीं है। ये तय हो जाएगा इस चुनाव में। कनाडा में टारगेट किलिंग के तहत खालिस्तान समर्थित लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, यानी जो लोग खालिस्तान को समर्थन दे रहे हैं उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है। और आरोप है कि भारत के जो युवा कनाडा में नौकरी करने के लिए जाते हैं उन पर भारत के डिप्लोमेट्स यानी राजनयिक खालिस्तानियों की जासूसी करने का दबाव बनाते हैं और ये तमाम लोग जो हैं जासूसी करने लगते हैं। तीसरा आरोप यह है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भारत के खुफिया एजेंट्स के संपर्क में है और भारत सरकार और लॉरेंस बिश्नोई दोनों मिलकर खालिस्तानियों की हत्या करवा रहे हैं कनाडा में। इस बयान से दो बातें पता चलती हैं, जिनमें पहली बात यह है कि कनाडा की सरकार ने अपने ही देश में उन खालिस्तानियों को शरण दी हुई है जो भारत को तोड़ने की साजिश रचते हैं और जो खालिस्तान को एक अलग देश बनाना चाहते हैं भारत से तोड़कर। बातों ही बातों में कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां असल में आरोप लगाने के लिए आई थी, लेकिन आरोप लगाते लगाते उन्होंने एक बात स्वीकार कर ली कि ऐसे खालिस्तानी उनके देश में रहते हैं, वो खालिस्तानी जो भारत को तोड़ने का सपना देख रहे हैं। एक खास बात आप ये देखिए कि पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है, एक हिस्सा भारत में है और एक पाकिस्तान में है, लेकिन ये सारे खालिस्तानी भारत के पंजाब को भारत से तोड़ना चाहते हैं और उसे खालिस्तान बनाना चाहते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान से उस पंजाब के हिस्से को नहीं मांग रहे। ये पाकिस्तान वाले पंजाब को खालिस्तान नहीं बनाना चाहते, सिर्फ भारत वाले पंजाब को ही ये खालिस्तान बनाना चाहते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और ऐसे सारे लोगों को कनाडा ने अपने यहां पर शरण दी हुई है। ना सिर्फ शरण दे रहा है बल्कि उनकी सुरक्षा कर रहा है, उनकी रक्षा कर रहा है और इस बात को मुद्दा बना रहा है कि वहां इन लोगों की जान खतरे में है। वर्ष 2011 में जब अमेरिका ने उसामा बिन लादेन, वर्ष 2020 में ईरान के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी और 2022 में अलकायदा के चीफ अयमान अल जवाहिरी की हत्या की थी, तब इसे अमेरिका ने आतंकवादियों के खिलाफ अपनी एक बड़ी जीत बताया था, आतंक के खिलाफ अपना एक युद्ध बताया था, जिसके तहत वो ईरान में भी किसी को मार सकता है, अफगानिस्तान में भी किसी को मार सकता है, पाकिस्तान में जाकर किसी को मार सकता है, इराक में जाकर किसी को भी मार सकता है, दुनिया के किसी भी देश में कहीं भी जाकर हमला कर सकता है और वहां किसी भी आतंकवादी को मार सकता है जिसे वो आतंकवादी मानता हो, और फिर कह सकता है कि यह आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया की जंग है। और खुद कनाडा ने भी इस कार्रवाई के लिए पहले अमेरिका का समर्थन किया था, लेकिन जब भारत जैसे देश किसी अपराधी को, किसी आतंकवादी को आतंकवादी घोषित करते हैं तो ये देश, पश्चिमी देश, उस आतंकवादी को सबसे पहले अपने यहां शरण देते हैं, फिर उसे अपना नागरिक बना लेते हैं और ये दूसरे देशों द्वारा घोषित आतंकवादियों को तब तक आतंकवादी नहीं मानते जब तक कि उनका इसमें अपना कोई हित नहीं छुपा होता। यानी अमेरिका और कनाडा के जो आतंकवादी हैं वो तो आतंकवादी हैं, उन्हें सब लोग आतंकवादी माने, लेकिन भारत जिन्हें आतंकवादी घोषित कर रहा है वो उनके लिए आतंकवादी नहीं है, वो उनके लिए शरीफ नागरिक हैं और वो कहते हैं कि हम हमारे यहां रहने वाले तमाम शरीफ नागरिकों की रक्षा करेंगे। अब आप ये देखिए कि क्या कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सिर्फ अपना अगला चुनाव जीतने के लिए भारत विरोधी खालिस्तानियों का बचाव कर रहे हैं? क्या ये उनकी एक राजनीतिक मजबूरी है? कनाडा में अगले साल अक्टूबर 2025 में संसद के चुनाव होने वाले हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इन चुनावों में जस्टिन ट्रूडो की पार्टी हार सकती है। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर ट्रूडो की सरकार की बड़ी आलोचना हो रही है और उनकी अप्रूवल रेटिंग इस समय सिर्फ 33% रह गई है, जो कुछ साल पहले 63 से 70% हुआ करती थी। पिछले चुनाव में भी जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला था और कनाडा के जिस हाउस ऑफ कॉमन्स में कुल 338 सीटें हैं उसमें बहुमत साबित करने के लिए उन्हें जगमीत सिंह की पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ा था। ये वही जगमीत सिंह है जो खालिस्तान के मुद्दे पर जनमत संग्रह करा चुका है और पंजाब को भारत से अलग करके उसे खालिस्तान नाम का देश बनाने की मांग इनकी पार्टी और जगमीत सिंह करते हैं। पिछले महीने जगमीत सिंह ने भी ट्रूडो की पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लिया था, जिसके बाद अब वो अल्पमत की सरकार चला रहे हैं और ट्रूडो को यह डर है कि कनाडा में जो 2% सिख वोटर्स हैं वो चुनाव में उनकी पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं
और यही कारण है कि वो खालिस्तान के मुद्दे पर राजनीति करके सिख तुष्टीकरण की कोशिश कर रहे हैं और कनाडा के 2% सिखों को खालिस्तान के नाम पर खुश करके उनका वोट लेना चाहते हैं।